अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। टोटल मैंने आपको 25 कॉन्सेप्ट सिखाने हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट आप ये सीख रहे हैं, लेक्चर नंबर 5 है। तरतीब से आपने सारे वीडियो लेक्चर देखने हैं। कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो बहुत डीपली देखने हैं, और वो जो दूसरे होते हैं वो आप क्लास में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो लेक्चर आप नोट करेंगे तो आपको पता होगा आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट वो पॉइंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन उनके बगैर आप कोई भी सवाल समझ के खुद नहीं सॉल्व कर सकते, और दूसरे नंबर पे उस चीज़ का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये होता है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल ABC की तरह होते हैं। जैसे अल्फ़ को अगर 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं आते तो आप एक मुकम्मल नेम नहीं लिख सकते। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक सबसे पहली बात ये कि आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना, बल्कि आप वैसे तो शायद आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन आप एक रटाई लगाएंगे तो आपका इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे प्रीवियस वीडियो पहले देख लें। अब स्टूडेंट सबसे पहली बात है कि मैं यहाँ पे बताऊँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती क्या है। अब याद रखें कि इक्वेशन और टेंजेंट जब आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री को पढ़ रहे होते हैं तो आप किसी भी इक्वेशन की बात तब तक नहीं करते जब तक के लिए उसको उसकी बेसिक से उसको ना उठाएं। मतलब जैसे मुझे ये एक कर्व दी हुई है, इस कर्व के ऊपर यहाँ पर मेरे पास एक कर्व है और इस जगह पे कोई पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम अगर मैं P पॉइंट रख लूँ तो ये इसका किसी ओरिजिन से, जो ये ओरिजिन है जो कि इस तरह है, यहाँ से इस तरह एक लाइन जा रही है, तो इस ओरिजिन से लेके उस तक का जो डिस्टेंस होता है इसका नाम मैंने अगर R पोजीशन वेक्टर रख दूँ मैं, तो याद रखें स्टूडेंट जब मैं इस R जब मैं रखता हूँ तो ये R पोजीशन वेक्टर है। अब स्टूडेंट ये होता है कि ये आगे ये समझें आप, तो होता ये कि ये जो आर्क है जो कि ये बनी हुई है, इसकी लंबाई को हम लोग S कहते होते हैं। जो आर्क की लंबाई होती है उसको हम लोग S कहते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं। इसलिए आपको पता हो कि हम ये S का वर्ड जहाँ जहाँ यूज़ करेंगे इसके बाद आपको पता हो कि ये दी हुई जो आर्क होगी उसकी लंबाई को कहते हैं। अब यहाँ से स्टूडेंट ये समझिएगा कि एक बंदा जो यहाँ P पॉइंट पे खड़ा है वो यहाँ से चलता हुआ Q पॉइंट पे पहुँच गया है। P पॉइंट से होता हुआ Q पॉइंट पे चला गया। जब वो P से Q पॉइंट पे बच्चों जाता है तो वो अपनी जगह बदल चुका होता है और वो यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है। इस सूरत में यहाँ तो उसने जो उसने डिस्टेंस कवर किया है इस पॉइंट से उस तक, ये जो सीधी लाइन मैंने निकाली है इसको मैंने डेल्टा S कह दिया। अब आपका सवाल है कि एक होता है S और एक होता है डेल्टा S। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो S है वो पूरी आर्क की लेंथ होती है, और ये जो डेल्टा S है ये थोड़ा सा डिस्टेंस है P और Q के दरमियान, और ये P और Q इतने करीब हैं। वैसे हमने यहाँ जूम करके आपको दिखाए हुए हैं, इसलिए ये बहुत करीब है, इसलिए हमने इनके दरमियान जो आर्क की लंबाई है उसको कहा है छोटा सा S। इसको डेल्टा S मतलब छोटा सा S, ठीक है। तो ये आपको ये समझ आई कि यहाँ पर मैं आपको एक S बता चुका हूँ और एक डेल्टा S ये मैंने आपको बताया। अगर आपके पास अच्छा ये जो इसकी लंबाई है अगर डेल्टा S है तो कोई पूछे कि ये वेक्टर क्या होगा, तो ऐड टू टेल रूल हमें ये बताता है कि जितनी लंबाई इसकी होगी प्लस जितनी लंबाई इसकी होगी दोनों को ऐड करें तो ये हमें मिल जाएगा डेल्टा S। तो इसका आपको ये समझ हो कि ये मैंने डेल्टा S क्यों लिखा, इसकी लंबाई है R, उसकी लंबाई है डेल्टा S, दोनों मिलाए तो ये टोटल बन गया। यहाँ तक आपको इसकी समझ हो। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये नोट कीजिएगा, आपको स्टूडेंट्स का मेन इशू यहाँ पर आपको ये होता है कि ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है बेसिकली इसको डेरिवेटिव कहते होते हैं। इसलिए चूँकि आपने डेरिवेटिव की डेफिनेशन पहले लर्न नहीं की होती, डेरिवेटिव के खाली सवाल किए होते हैं, डेफिनेशन को आप निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हर जगह आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। और वो जो 25 कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में ये बता रहा हूँ, अगर आपने एक भी कॉन्सेप्ट मिस किया तो वो आप ओरिजिनली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं सीख सकेंगे। तो अब स्टूडेंट चूँकि आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर है ये 5, तो पीछे से चारों लेक्चर देखें। फर्स्ट लेक्चर अगर आपको जो है नहीं देखा तो वो शायद अपलोड होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए आप बाकी लेक्चर देख लें। अगर फर्स्ट पढ़ा है तो उसको देख लें। फर्स्ट लेक्चर जस्ट आपकी इंटरेस्ट डिवेल्प करने के लिए लेक्चर है, और उसका पर्पज़ आपको ये बताना है कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्यों है, क्यों पढ़ते हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों सिखाई जा रही है।
दूसरे लेक्चर से कंसेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए आपने वो देखना शुरू करें। दूसरे से लेके ऑनवर्ड किसी भी लेक्चर को मिस किए बगैर आप मेरी वीडियोस अगर देखोगे तो आप उसकी ओरिजिनलिटी को नहीं फील कर पाओगे। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे आपने कहा ये आर है, ये आर प्लस डेल्टा एस है, तो इस चीज़ को मैं अब इससे हट के आपको थोड़ा सा डेरिवेटिव के बारे में बताऊं। डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव ये होता है कि हम ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है P और यहाँ पर कोई पॉइंट Q है। कोई पूछे डेरिवेटिव होता क्या है, तो आप उसको ऐसे समझाएंगे, ये डेरिवेटिव यहाँ से डिराइव हुआ था। जो आप पढ़ते होते हैं वो जस्ट एक ट्रिक है जिससे हम डेरिवेटिव को शॉर्टकट में हल करते हैं, लेकिन ओरिजिनल मीनिंग ये है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये कोई पॉइंट P है और ये Q है, और इस P Q के दरमियान जो आर्क लेंथ है आपकी, वो आप उससे कहते होते हैं डेल्टा वाई। आपने पढ़ा होगा कि इसको हम डेल्टा वाई कहते हैं। और जो यहाँ से P पॉइंट से हम यहाँ तक जो हमारे पास आती है, इसकी एक लेंथ ये है, एक ये है, और ये हो गया डेल्टा वाई। अब आप करते ये हैं कि हम यहाँ पे कहते हैं जो टोटल हमारे पास इन दोनों के दरमियान में गैप होता है P और इनके दरमियान जो यहाँ की चौड़ाई होती है उसका नाम होता है डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये दो डिस्टेंस होते हैं। ये एक डिस्टेंस होता है डेल्टा वाई और एक होता है डेल्टा एक्स। उसकी बेस के ऊपर हम इसको बिल्ड करते हैं। अब आप ये समझिएगा इसका मतलब क्या है। देखें, मुझे को कहता है कि अगर मेरे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स करूँ और साथ में लिख दूँ कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो लिखूं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जब x बहुत थोड़ा होगा, x बहुत थोड़ा होने का मतलब कि x ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। ये कर्व मैंने थोड़ी सी ऐसी बना दी है जिसकी वजह से आपको ये फील हो रहा है। देखें, जब ये डिस्टेंस बीच में होगा ही नहीं, ये वाला डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा, डेल्टा एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो आपको पता है कि दोनों पॉइंट एक पॉइंट बन जाएंगे। कैसे? कि आपको पता है कि जो मैं P से दूर जाता रहूँगा बीच में गैप बढ़ता जाएगा। मैं और दूर जाऊँगा तो P और Q और कहीं चला जाएगा। इस तरह करके डिस्टेंस उनके दरमियान में बढ़ता जाएगा। तो इससे पता ये चला कि जितना हम डेल्टा एक्स को ज़ीरो करते हैं तो उस वक़्त जो डिस्टेंस होता है वो एक ही पॉइंट बन चुका होता है। तो जो एक पॉइंट के ऊपर जो लाइन होती है उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। इस चीज़ का नाम हमने रख दिया होता है, इसको हम नाम दे देते हैं dy ओवर dx। यानी को पूछे कि dy ओवर dx क्या होता है, तो ये होता है कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x, यानी थोड़ा सा ये लें और उसका इसके रिस्पेक्ट से जब लिमिट लें, तो लिमिट मतलब कि इसकी कीमत ज़ीरो के बराबर होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ ज़ीरो रखोगे तो कोई कीमत आएगी तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि ये जब बहुत थोड़ा होगा तो बीच में गैप ख़त्म हो जाएगा दो पॉइंट्स के दरमियान, वो एक ही पॉइंट बनेगा। जब एक ही पॉइंट बनता है तो उसके ऊपर जो लाइन बनती है वो वाली लाइन जो होती है वो टेंजेंट लाइन होती है। ठीक है, उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं, इसलिए हम उसे dy बाई dx कहते हैं। अब स्टूडेंट आपका सवाल यहाँ पर ये है, जो आप मेन क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि वो क्या है। ठीक है, मेन क्वेश्चन आपका ये है जो यहाँ पे, अच्छा डेल्टा वाई यहाँ पे शायद बुक में इसको लिखता है, इसकी हाइट को लिखता है, और डेल्टा एक्स इसको लिखता है। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, मेरे पास जो नेक्स्ट यहाँ पर है, मैं जो इस टॉपिक में आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है। वो ये है कि अब यहाँ से इसके कंसेप्ट समझें, एक एक पॉइंट समझें। अब देखिए, सबसे पहली बात है, ये जो फिगर है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अभी आपको कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी, लेकिन ये कि आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री की कोई भी फिगर किसी बुक से पढ़ते हैं तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि वो क्या लिखा हुआ है और उससे हम यहाँ कैसे आए हैं। ये बेसिक हमारी स्ट्रेंथ होती है। तो यानी स्ट्रेंथ मतलब हमारी यही पावर है कि हम इनको कन्वर्ट करना जब तक नहीं सीख पाते, दैट्स मीन कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं जानते। अब यहाँ पे नोट करें कि मैंने यूँ लिखा है, लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी ऑन द कर्व, देन वी नोटेड दैट, हमने कहा लेट पी कोई पॉइंट है और पी कोई पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर है, ये आर पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट पी के रिस्पेक्ट से, ये लिख दिया। तो ये फार्मूला आपको पता है, कभी मैंने आपको ये सिखाया, डेरिवेटिव का क्या फार्मूला होता है, ये आर डैश है। आर डैश मतलब ये जो टोटल बड़ी लंबाई है ना उसका नाम एस है। तो जैसे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस नीचे पूरा डिस्टेंस एक्स होता है और ये छोटा सा डेल्टा एक्स होता है, तो ये डेफिनेशन हम यूज़ करें तो देखें आर डैश का मतलब है डी आर ओवर डी एस। क्यों डी आर ओवर डी एस? क्योंकि जो आर्म डेरिवेटिव होता है उसको हमने एक्स लिया होता है, इसकी लंबाई को एक्स लिया होता है। यहाँ पे जो लंबाई है उसको जो टेंजेंट वाले केस में उसमें हमने एक्स की जगह एस यूज़ किया है। ठीक है, एस यूज़ किया है, और वाई की जगह इसको हमने एस कह दिया, इस वाई को एस कह दिया और आर को वाई कह दिया,
अगर मैं r को y कह दूं और s को x कह दूं तो ये dy/dx ही बनता है। तो इससे पता ही चला कि r डैश का मतलब होता है dr/ds, और ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। डेरिवेटिव की क्या, dr/ds। ये s क्या होता है, ये आर्क लेंथ होती है। मैं आपको ऊपर ये बता चुका हूँ कि ये जो आर्क होती है उसकी लंबाई जो होती है, टोटल लंबाई, उसको हमने, सॉरी मैं यहाँ से आपको शायद ये लाइन भी समझिएगा कि ये नहीं लंबाई होती, बल्कि ये जो होती है, ये बाहर वाली जो होती है ना, ये वाली लंबाई, ये इसको आर्क लेंथ कहते हैं। उसके छोटे से हिस्से की जो लंबाई होती है उसे डेल्टा एक्स कहते हैं, मसलन छोटे से पीस की, और पूरे पीस की लंबाई जो होती है वो एस होती है। ये इस तरह है। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये हुआ कि जो हमारे पास आ गया एस क्या है, dr/ds है, और फिर उसके बाद आपने यहाँ लिखा डेल्टा एस अब ज़ीरो, और ये तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होगी। अब यहाँ से आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि यहाँ पर ये जो लाइन है ये r है, और ये जो लाइन पड़ी हुई है ये r डैश है। ये जो लाइन पड़ी हुई है इसका क्या नाम है, r डैश है। इस लाइन का दूसरा नाम r डैश है, और तीसरा नाम इसका टेजेंट है। ठीक हो गया। तो अब ये इसको समझ आनी चाहिए कि ये जो लाइन है ये क्यों है, और इसके ऊपर ये वाली लाइन, जैसे कि मैं यहाँ से आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन से दिखाऊं तो वो ये होती है कि अगर ये कोई आर्क है और यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे Q है, तो जब हम उसके ऊपर डेरिवेटिव लेते हैं तो ये जो लाइन बना करती है ये टेजेंट लाइन होती है। तो यही चीज़ dy/dx होती है। ठीक है, और डेरिवेटिव खुद ही टेजेंट ही होता है हमेशा। तो अब देखिए यहाँ पर ये r डैश है, r डैश का नाम हमने टेजेंट रख दिया क्योंकि ये इस पॉइंट के ऊपर टेजेंट है, इस वजह से। तो यहाँ से आपका क्या निकला, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ इसके शुरू में, यहाँ पे t रख देता हूँ। ये t वेक्टर है, ये वेक्टर नीचे डालें ऊपर डालें, किसी एक साइड पे डालना होता है। यहाँ पे मैंने t वेक्टर लिख दिया। अब यहाँ से आपको एक चीज़ मिल गई, t वेक्टर। अब आगे आए, अब मैं आता हूँ दोबारा से इक्वेशन ऑफ टेजेंट को समझने के लिए ज़रूरी है मुझे इस बात की समझ आना कि भाई मुझे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेजेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या रूल है, तो उससे पता चलेगा कि इक्वेशन ऑफ टेजेंट क्या होती है। देखिए मुझे किसी ने ये कहा कि इक्वेशन ऑफ टेजेंट क्या होती है, तो मैंने कहा कि लेट्स सपोज यहाँ पर ए कोई वेक्टर है, ए कोई वेक्टर है, और यहाँ पर बी कोई वेक्टर है, ये दो वेक्टर हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब यहाँ कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम ए है। यहाँ पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम क्या है, ए है। इस पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट हैं, उनका नाम जैसे एक्स वाई जेड है। अगर मैं उस पॉइंट में से एक ऐसी लाइन गुजारूँ ऐसे जो इस लाइन के पैरेलल हो, मैग्नीट्यूड में इससे कम या ज़्यादा हो सकती है, और वो जो लाइन होगी, ये जो लाइन मैंने गुजारी है, ये जो लाइन गुजारी है, इस लाइन में ये खूबी है कि ये इस लाइन के पैरेलल है, लेकिन इससे छोटी या बड़ी या बराबर हो सकती है। ये जो लाइन है, इस लाइन को जब मैं इस लाइन से यहाँ मिलाता हूँ तो यहाँ पे एक आर बनता है। तो ये हो गया, यहाँ हमारे पास 3 पोजीशन वेक्टर हो गए, एक ये है, एक ये है, और एक ये। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी ओरिजिन से लिया जाता है। तो अब आपको ये, तो इसको आप लिख दोगे, ये एक है, इसको बी आप नहीं लिख सकते। हाँ, बी का यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं इसे, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर मतलब होता है डायरेक्शन, जो इसकी डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसकी भी है। अब आपसे को पूछे कि ये आर किसके बराबर है, तो आप कहते हैं आर बराबर होता है इसके, क्योंकि आपने वेक्टर का रूल जो पढ़ा है, ए वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर अकेला रह नहीं सकता, इसके साथ कोई ना कोई इसके मैग्नीट्यूड की कीमत होगी। उसका नाम अगर आप जो भी रख लें, म्यू रख लें, तो ये इक्वेशन ऑफ टेजेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला है, स्ट्रेट लाइन का ये फार्मूला है। लेक्चर 1 कम्प्लीटली लाजमी वॉच करें ताकि आपको इसकी समझ हो। अब स्टूडेंट यहाँ पर आकर मैं इसको इक्वेशन ऑफ टेजेंट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। देखिएगा कैसे, यहाँ पे देखें कि ये पी कोई पॉइंट है, ये आर है, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये कैसे है, यहाँ पर आर की जगह इस फार्मूले में ए दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस म्यू बी, तो ए वेक्टर होता है, बी एक यूनिट वेक्टर है, ये ओवरऑल दोनों मिला के ये पूरे भी वेक्टर ही हैं। अब देखिएगा मैं यहाँ कीमत रखने लगा हूँ आर के, इसमें यहाँ पे जो दी हुई कीमत है वो ए है, लेकिन यहाँ पर वो कीमत जो है वो क्या दी हुई है। अब इसी फार्मूले को जब मैं रिप्लेस करूँगा तो नोट करें, ये जो वहाँ पे ए था यहाँ पे आर है, और यहाँ पे पी पॉइंट कहाँ पे है। लेट्स सपोज अगर पी पॉइंट यहाँ पे है तो वो कर्व यहाँ पर आनी है। मेरे पास दूसरी पेंसिल नहीं है, मैं ड्रा करके दिखाऊँ। आर यहाँ पे और आर आएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखें, ये एक लाइन जा रही है, इस लाइन का नाम आर है। अब ये आर जो है वो बराबर होगा इस आर प्लस ये वाली कीमत,
आप समझदार हैं, आपको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये आर बराबर होगा आर प्लस टी, यानी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात हमने की थी, तो हमने कहा था, सॉरी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, तो हमने कहा था ये आर बराबर है ये वाली साइड जमा ये वाली साइड। तो यही काम हमने यहाँ भी किया, ये वाली साइड जमा ये वाली साइड, लेकिन इसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ ये टी एक यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर जो होता है वो मैग्नीट्यूड को नहीं बताता, इसलिए उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई किया होता है, जैसे यहाँ यू मल्टीप्लाई किया हुआ है, या इसको मैं म्यू कह देता हूँ, क्योंकि पीछे म्यू कहा था तो आप भी म्यू कहते हैं। तो ये पता चला कि इक्वेशन ये आर क्या है, ये कैपिटल आर अब यहाँ पर है, इसलिए आपको ये इस तरह दिखाई दे रहा है। दिस वन इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एंड इक्वेशन टेंजेंट इज आल्सो कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। ज्योमेट्री के लिए उसका आपको इम्पैक्ट पता आना चाहिए और इनके फ़र्क का पता आना चाहिए दोनों का। तो लास्ट पे जाके मैं इन दोनों की फिगर्स आपको दिखा देता हूँ बना के, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ये चूँकि एक साथ दो फिगर मिक्स है और यहाँ पे भी फिगर के दो मीनिंग हैं, जिसकी वजह से आप उसको ख़राब कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये समझिएगा, मुझे किसी ने कहा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखो तो उसकी फ़िगर पहले बनाओ। कैसे? ये एक एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पर कोई लाइन है, उस लाइन का नाम है ए वेक्टर, यहाँ पर कोई लाइन है उसका नाम है बी वेक्टर। मैंने यूँ किया कि यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, इस पॉइंट में से एक ऐसी लाइन गुजारनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो, पैरेलल मीन जो डायरेक्शन उसकी हो, इसकी भी वही डायरेक्शन हो। ये जो लाइन मैंने गुजारी है, ये वाली लाइन, इस लाइन को स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इसकी कीमत निकालते कैसे हैं? इसकी कीमत, ये जो बी वेक्टर होता है उतना ही इसको भी लिया जाता है, लेकिन ये इसमें और उसमें ये फ़र्क होता है कि ये बी वेक्टर है, ये बी यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर के जो इसकी डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसकी है, मैग्नीट्यूड इन दोनों का डिफरेंट है। अब हमने क्या किया कि लेट सपोज के आपके पास इसकी लंबाई ये होगी। अब मैं इस पॉइंट को उसके हेड से ऐसे मैच करवाता हूँ। याद रखिए कि मैंने हेड टू टेल रूल जोड़े नहीं है। हेड टू टेल रूल ये होता है कि पूरे बी को उठा के रखना होता है। इन दैट केस यहाँ पर जो ये आर है, आर इक्वल होगा ए प्लस बी के, अगर हेड टू टेल रूल लगाऊँ। लेकिन अगर मैं हेड टू टेल रूल नहीं लगाता तो मेरे पास आर आएगा, आर आता है ए प्लस, फिर चूंकि ये वाला जो बी है ये बी वेक्टर नहीं है, ये जस्ट यूनिट वेक्टर है। हेड टू टेल रूल कहता होता है कि ये पूरा वेक्टर उठा के रखो, जबकि यहाँ हमने वेक्टर उठा के नहीं रखा, यहाँ पे हमने उसकी डायरेक्शन खाली यूज़ की हुई है, इसलिए साथ में हम म्यू बी लिखते हैं। म्यू बी मतलब कि ये ए कोई वेक्टर है, बी उसका इसका मैग्नीट्यूड है, और यहाँ यूनिट वेक्टर, ये दोनों मिले हैं मैग्नीट्यूड, और तो अब ये बना है वेक्टर। तो ये हमारे पास है टोटल स्ट्रेट लाइन का फार्मूला। अब टेंजेंट लाइन के फार्मूले में ये फ़र्क पड़ता है कि उसमें जस्ट आपके पास ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, यहाँ पर कोई आर जा रहा था, उस आर में ए पॉइंट है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ये आर है, वहाँ पे आर कोई और आर था, यहाँ पे आर ये वाला ए यहाँ आर में शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे एक वेक्टर जा रहा था, उस वेक्टर का नाम जो कि हमने इधर यूज़ किया हुआ है, मैं वही करूँगा। वेक्टर का नाम हमने यूज़ किया है टेंजेंट। क्या नाम यूज़ किया? टेंजेंट। अब मैंने इसी टेंजेंट को, टेंजेंट इसलिए कि ये इसी डायरेक्शन में मैंने टेंजेंट वेक्टर लिया ये। अब ये जो मेरा टेंजेंट वेक्टर है मैंने उसका यूनिट वेक्टर ले लिया। टेंजेंट वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर है, इसको भी यूनिट ही कहते हैं क्योंकि फिर ये वही लिया हुआ है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन लगाई, इस लाइन का नाम कैपिटल आर रख लिया, तो इससे फार्मूला बना आर इज इक्वल टू ये वाला आर प्लस इनके नीचे वेक्टर आता है, और ये टी आपको पता है ये यूनिट वेक्टर है, इसके साथ कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा तब ये पूरी कीमत देगा। तो ये हमारे पास हो गया आपके पास टोटल जो है ये। तो इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। याद रखें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आल्सो उसको, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो ये था आज आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3। तो इसको ज़रूर जो है ना आप प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच।